Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. So student, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा लास्ट चैप्टर हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जिसमें हम देखेंगे बच्चों इंडिया की जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और बच्चों जो नेबर कंट्रीज है, नेबर कंट्रीज में हम बच्चों यहाँ पे दो बड़ी हमारी नेबर कंट्रीज लेंगे, पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया का जो डेवलपमेंट है उसको कंपेयर करेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे बच्चों चाइना का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और उसके बाद में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों हमारा यहाँ पे इंडिया और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उनका मैप दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं बच्चों इंडिया और इंडिया की नेबर कंट्रीज कौन कौन सी है। बच्चों ये हमारा है प्यारा सा भारत इंडिया, उसी के साथ बच्चों इसकी नेबर कंट्रीज में पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना आ गई। ये सारी क्या है बच्चों नेबर कंट्रीज है इंडिया की। अब बच्चों हमने पाकिस्तान और चाइना को ही क्यों लिया? हम मैम कंपैरिजन कर सकते थे नेपाल के साथ इंडिया का, भूटान के साथ इंडिया का, बांग्लादेश के साथ भी इंडिया का, फिर भी मैम हमने पाकिस्तान और चाइना क्यों लिया? ये इसको लेने का बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, इक्वल है। यानी कि इनका डेवलपमेंट देखो तो दोनों का ही, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया के साथ ही हुआ है। और बच्चों ये दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये दोनों बड़ी बड़ी इकोनॉमिक का पार्ट रखती है और इन्हीं के साथ हमने इंडिया का कंपैरिजन करा है। तो बच्चों अगर हम बात करें इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इन दिस चैप्टर कंपेयर देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज pressurized by India and largest two of its neighboring economy पाकिस्तान एंड चाइना। इसमें हम देखेंगे बच्चों जो इंडिया है, इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसी के साथ उसकी जो नेबर जो लार्ज इकोनॉमिक जो कंट्री है उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बच्चों कंपेयर करने से पहले थोड़ा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। यानी हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमने पढ़ लिया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हम क्या पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। हमें नहीं पता कि चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बच्चों इन दोनों के डेवलपमेंट पे एक बार बात कर लेते हैं और इनकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, इनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। बच्चों अगर हम बात करें डेवलपमेंट पाथ की, बच्चों हम एक स्नैपशॉट व्यू ले लेते हैं चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है उसका। बच्चों अगर हम बात करें इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मैनी सिमिलरिटीज इन देयर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। अगर हम बात करें बच्चों इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, उनकी अगर हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखें तो तीनों की स्ट्रेटजी क्या है बच्चों, उनमें हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। तीनों एक ही साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुए। वैसे तो चाइना एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद में इन्होंने साथ ही बच्चों एक साथ ही 5 ईयर प्लान जो है वो लागू किए थे अपने देश में। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन इनके सिमिलर ही थे। अगर हम बात करें ऑल द 3 नेशंस हैव स्टार्टेड टूवर्ड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। अब बच्चों तीनों ही नेशंस ने एक साथ क्या करा है, उनके डेवलपमेंट पाथ को एक साथ ही क्या करा है, स्टार्ट किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। ये तो हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान बच्चों एक साथ इंडिपेंडेंट हुआ था हमारे ब्रिटिश रूल से, 1947 में हुआ था। वही बच्चों पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज एस्टेब्लिश इन 1949। उसमें 2 इयर्स का हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है। चाइना कब एस्टेब्लिश हुआ था बच्चों, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ था बच्चों हमारे 1949 में। आगे देखते हैं बच्चों, all 3 countries had started planning their development strategy in a similar way। तीनों ही कंट्री ने बच्चों अपनी जो प्लानिंग करी है, अपनी डेवलपमेंट प्लानिंग करी है वो एक सिमिलर वे में करी है। यानी तीनों ही नेशन ने 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया है। यहाँ बात करेंगे बच्चों इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 और 56। इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था बच्चों उसका ड्यूरेशन कितना था, 1951 से 1956। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अनाउंस इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान आर नाउ कॉल्ड द मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। वही बच्चों अगर हम बात करें पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था बच्चों वो कब अनाउंस किया था, 1956 में, 1956। ठीक है, यहाँ पे आएगा। हम कहेंगे इंडिया ने 1951 में अपना 5 ईयर प्लान अनाउंस किया था,
वही बच्चों पाकिस्तान ने, जिसको हम मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं, 1956 में क्या किया था, अनाउंस किया था। चाइना की बात करें, चाइना अनाउंस इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1953। और चाइना ने कब करा था बच्चों अनाउंस, 1953 में। ज्यादा कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है बच्चों, तीनों ने सिमिलर टाइम पीरियड में क्या किया था, 5 ईयर प्लान यहाँ पे अनाउंस किया था। उसके बाद में अगर हम देखें, since 2018 Pakistan is working on the basis of 12 5-year development plan 2018 to 23, whereas China is working on 14 5-year plan 2021 to 2025. Until March 2017 India has been following 5-year plan based development model। अगर हम बच्चों 5 ईयर प्लान का बेस डेवलपमेंट मॉडल की बात करें, सो अभी तक पाकिस्तान 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 तक यहाँ पे पाकिस्तान अभी भी 5 ईयर प्लान पे वर्क कर रहा है। और अभी भी 5 ईयर प्लान में अगर हम देखें, पाकिस्तान का 12 5 ईयर प्लान चल रहा है बच्चों, उसका ड्यूरेशन क्या है, 2018 से 2023। वही बच्चों अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना का जो 5 ईयर प्लान है वो 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है। और बच्चों इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2021 से 2025। वहीं बच्चों इंडिया की बात करें, तो इंडिया का 12th 5 ईयर प्लान था, जिसका टाइम ड्यूरेशन था बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें 2012 से बच्चों 2017 था, जिसमें हमारा 12th 5 ईयर प्लान था जब मनमोहन सरकार थी। उसके बाद में बच्चों हमारे देश की सरकार चेंज हुई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और उन्होंने हमारा प्लानिंग कमीशन चेंज करके नीति आयोग कर दिया। सो बच्चों इस तरह का हमारा डेवलपमेंट पाथ था हमारे 5 ईयर प्लान का, जो कि तीनों नेशंस में, तीनों कंट्रीज में सिमिलर था। अब बच्चों आगे बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटजीज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। वही बच्चों इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, तो इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों हमें बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सिमिलर दिखाई देंगे। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, सिमिलर स्ट्रेटजीज दोनों ने अडॉप्ट की, क्यों, क्योंकि बच्चों इनके पास पब्लिक सेक्टर और बच्चों प्राइवेट सेक्टर दोनों ही थे। अब बच्चों दोनों को राइज करने के लिए इन्होंने एकदम से सिमिलर जो है स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड राइजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना और लार्ज पब्लिक सेक्टर जो है इंक्रीज करना, दोनों की सिमिलर स्ट्रेटजीज थी इंडिया और पाकिस्तान की। Since 1980s, all the three countries has similar growth rate and per capita income। वहीं अगर हम बात करें 1980s की, अगर हम बात करें बच्चों, सो तीनों जो कंट्रीज थी इनकी सिमिलर ग्रोथ रेट थी और पर कैपिटा इनकम भी क्या थी बच्चों, सिमिलर थी। इतना हमने देखा और इतना हमें पता चला कि तीनों नेशन ने एक साथ अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट की थी, उनका डेवलपमेंट पाथ भी एक जैसा ही था और उनका पर कैपिटा इनकम 1980s तक पर कैपिटा इनकम और बच्चों अगर हम बात करें ग्रोथ रेट भी क्या थी, सिमिलर थी। फिर भी बच्चों अगर हम अभी का कंपेयर करें, सो चाइना इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। वो क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ चाइना की। सो बच्चों अब हम बात करेंगे सिमिलर एक नेशन को लेके बात करेंगे, चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ और पाकिस्तान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इंडिया का डेवलपमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इतने दिनों से हम इंडिया का ही डेवलपमेंट पढ़ते आए हैं। सो अगर हम चाइना के डेवलपमेंट की बात करें तो चाइना का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ ये देखेंगे। सो बच्चों यहाँ पे आपको चाइना का मैप दिखेगा, ये चाइना का मैप है और इसकी जो है स्टेट्स यहाँ पे है। अब बच्चों चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कौन सा है, वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहीं इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, सो इंडिया और पाकिस्तान में आपको मिक्स्ड इकोनॉमी मिल जाएगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है या कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, सारा कंट्रोल चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्ट सर्विसेज या फिर कंट्रोल, रेगुलेशन, रूल्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है और सब कुछ किसके अंडर में रहता है, गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। वही क्या है बच्चों, कैपिटलिज्म इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है बच्चों। सो अगर हम चाइना के डेवलपमेंट की बात करें, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, all critical sector of the economy, enterprises and land owned and operated by individual were brought under government control। सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गया बच्चों, सब कुछ हमारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, यानी चाइना के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। जैसे अगर हम बात करें जब स्टैब्लिश हुआ, कब हुआ था, 1949 में स्टैब्लिश हुआ चाइना। अब बच्चों उस टाइम जब स्टैब्लिश हुआ, सो
अगर हम बात करें सारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सारे जो क्रिटिकल सेक्टर हैं, उसके अलावा जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, लैंड ओवर्ड है बच्चों, और जो कि कोई इंडिविजुअल जिसकी लैंड ओवर्ड है और वो ऑपरेट कर रहा है, वो सब कुछ किसके कंट्रोल में आ गया? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। और अभी भी अगर हम देखें तो वहां पे कैपिटलिज्म हमें इकोनॉमी ही देखने को मिलती है। आगे बच्चों अगर हम बात करें, उसके बाद में स्टार्ट हुआ, पहली बात तो हमने देख लिया कि चाइना में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद में स्टार्ट हुआ बच्चों ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था बच्चों? ये 1958 में स्टार्ट हुआ और इसमें यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोगों को यहाँ पे इंकरेज करा गया। उसी के साथ बच्चों कम्युनिज्म भी स्टार्ट हुआ। अब बच्चों ये क्या था इसके बारे में समझ लेते हैं। सो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। यहाँ पे बच्चों बहुत लार्ज स्केल पे या मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए या इंडस्ट्रीज ग्रोथ करने के लिए क्या स्टार्ट किया गया था? एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आप इसको GLF भी कह सकते हो। अब बच्चों इसमें क्या किया गया? यहाँ पे लोगों को इंकरेज किया गया कि वो अपने घर के बैकयार्ड पे क्या करें? छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज लगाएं। कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी भले आप इंडस्ट्री लगाओ, पर आप लगाओ। सो बच्चों पीपल वर इंकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। अपने घर के पीछे क्या करो? इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करो, और लोगों ने इवन लगाई भी थी। उसके अलावा बच्चों रूरल एरिया में क्या करा गया? कम्युनिज्म वर स्टार्टेड। कम्युनिज्म स्टार्ट किया गया। कम्युनिज्म में क्या होता है बच्चों? एक साथ जो कल्टीवेशन होता है ना, उसमें एक साथ सारे के सारे फार्मर्स मिलके एक साथ कल्टीवेशन करते हैं। बहुत बड़ी सी लैंड होती है, उसमें एक साथ मिलके सब क्या करते हैं? वो फार्मिंग करते हैं। सो बच्चों कल्टीवेशन यहाँ पे कम्युनिज्म स्टार्ट किया गया। अंडर द कम्युनिस्ट सिस्टम पीपल वर कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। एक साथ लोग एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलके कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड को। In 1958, there were 26,000 communists covering almost all the farm population. वहीं बच्चों अगर हम बात करें, सो यहाँ पे 1958 में, ठीक है, 1958 में कम्युनिस्ट जो थे बच्चों वो कितने हो गए थे? 26,000 कम्युनिस्ट थे जो क्या कर रहे थे? सारी जो फार्म पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहे थे। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे इस GLF कैंपेन के थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ क्या हो? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो। अब बच्चों स्टार्ट तो किया गया। अब बच्चों इसको स्टार्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आई? मेजर प्रॉब्लम, जिसके बाद ये जो कैंपेन था वो फेल हो गया। सो बच्चों अगर हम बात करें, a severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. क्या हुआ था बच्चों? बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? a severe drought हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग क्या हुए? यहाँ पे मरना शुरू हो गए। ऑलमोस्ट 30 मिलियन जो पीपल थे बच्चों वो मर गए थे इसकी वजह से, क्योंकि सारे लोग क्या थे? कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट सिस्टम में एक साथ किस में लगे हुए थे? कल्टीवेशन में लगे हुए थे। अब जब सूखा पड़ा तो क्या हो गए? सबके सब क्या हो गए? सबका मरना तो निश्चित था। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन हुई। अब बच्चों उस टाइम ही क्या हुआ था? रशिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था? कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू कर दिया। अब बच्चों जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया के कुछ प्रोफेशनल गए थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाइना। सो रशिया ने क्या किया था? फिर से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल भेजे थे उनको वापस बुला लिया रशिया। सो बच्चों इससे क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी वो भी क्या हो गई? रुक गई। When Russia had conflict with China, it withdrew its professional who help in the industrialization process. यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए रशिया ने कुछ अपने प्रोफेशनल भेजे थे चाइना, उनको वापस बुला लिया जब चाइना और रशिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे GLF कैंपेन स्टार्ट हुआ। क्या क्या मेजर एम रखा गया था GLF कैंपेन में और क्या क्या काम किए गए थे ये हमने देखा। और GLF कैंपेन क्यों यहाँ पे बच्चों GLF कैंपेन से यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और कितने लोग मरे थे ये भी हमने देखा, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये भी हमने देखा। तो ये था बच्चों GLF कैंपेन के बारे में। अब बच्चों बात करते हैं GLF कैंपेन 1958 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में ये थोड़ा टाइम चला एंड देन वो क्या हो गया? बंद हो गया। उसके बाद में आए बच्चों 1965 में मेयो आए और उन्होंने बच्चों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन क्या था बच्चों? इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन
को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट फेजेस पे क्या करा गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, या फिर रिफॉर्म अलग अलग फेज में यहाँ पे लागू किया गया था। जिसमें अगर हम बात करें पहले एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड, उस पे बच्चों जो है ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है वो स्टार्ट किया था। तो बच्चों किस तरह से किया था और किसने किया था ये जानते हैं। सो 1965 में ये स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट किया था मेयो ने। इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन 1966 से 76। ये ड्यूरेशन याद रखना बच्चों, 1966 से 1976 की ड्यूरेशन में ही स्टार्ट किया था। इसमें क्या करा गया, अब बच्चों जीएलएफ कैंपेन से बहुत बड़ी क्या हो गई थी, एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ पे चाइना की डेवलपमेंट में, क्योंकि इतने ज़्यादा जो थे फार्मर्स वो मर गए थे, अराउंड 30 मिलियन, यानी एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो गई थी। सो यहाँ पे मेयो ने कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें जो स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स थे उनको कंट्री की जो डिफरेंट साइट्स हैं उस पे भेजा गया और वहां से बच्चों इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई। स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड। अब बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट और प्रोफेशनल को भेजा गया कि आप क्या करो, आप कंट्रीज के डिफरेंट साइट्स पे जाओ और वहां सीखो कि किस तरह से काम हो रहा है। उसके बाद में जब ये स्टार्ट हुआ बच्चों, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ 1978 में, ठीक है, किसके लिए, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो फास्ट हो। और बच्चों इसी वजह से मतलब हम ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन की बात करें, इसी वजह से क्या हुआ था, इन चाइना की ग्रोथ बहुत ज्यादा है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। सो बच्चों ये क्या था, किस तरह से ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ था ये देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, किसने स्टार्ट किया था, ड्यूरेशन क्या थी। सो 1966 से 76 किस तरह से किया था, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को वर्क के लिए कंट्री की साइट्स पे भेज के। और बच्चों ये स्टार्ट कब हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 में फॉर फास्ट ग्रोथ। अब बच्चों इसमें क्या किया, चाइना इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन अ फेज, डिफरेंट फेज में यहाँ पे चाइना ने इस रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो इनिशियल फेज था बच्चों उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें रिफॉर्म किया गया था। और लास्ट फेज में बच्चों क्या गया था, इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म किया गया था। सो बच्चों जो इनिशियल फेज था, रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर में किस तरह से किया गया बच्चों, सो सिंपल सा है, जो हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम था, यानी चाइना का जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, जिसमें एक साथ जो सारे फार्मर्स थे वो एक साथ क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे। अब बच्चों उस पूरे लैंड को, क्योंकि बहुत बड़ी लैंड थी, उसको अलग अलग प्लॉट में, छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड किया गया और इंडिविजुअल को दे दिया। अब बच्चों जो इंडिविजुअल थे वो वहां पे क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे, और जो कल्टीवेशन से जो उनको इनकम होती थी वो अपने पास रख सकते थे, इंडिविजुअल अपने पास रख सकते थे। उसमें से थोड़ा बहुत जो टैक्स होता था वो गवर्नमेंट को देते थे, ठीक है। पर जो प्लॉट जो इंडिविजुअल्स को दिए थे वो उनके ऑनर नहीं थे, गवर्नमेंट उसकी ऑनर थी। सो अगर हम बात करें इन एग्रीकल्चर, द इंटेंस कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट व्हिच वर अलोकेटेड फॉर यूज, नॉट ओनरशिप टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड। सो बच्चों यहाँ पे क्या गया, जो एग्रीकल्चर लैंड थी जिसमें कम्यून जो लैंड थी, कम्युनिज्म में जो लैंड, कम्युनिस्ट सिस्टम में जो लैंड थी, बहुत बड़ी लैंड जिसमें एक साथ सारे फार्मर क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, उनको यहाँ पे स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया, छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद में उनको अलॉट कर दिया इंडिविजुअल को, पर ऑनर कौन था, अभी भी गवर्नमेंट थी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड को उनको डिवाइड कर दिया और ऑनर गवर्नमेंट थी। उसके बाद में उनको क्या कहा गया कि भाई आप क्या करो, आप कल्टीवेशन करो। इंडिविजुअल को कहा गया गवर्नमेंट ने कि आप कल्टीवेशन करो, जो भी इनकम आएगी आप खुद रख लेना, और जो उसमें से थोड़ा बहुत जो टैक्स लगेगा वो आप गवर्नमेंट को देते रहना। They were allowed to keep all income from the land after paying stimulated taxes। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया। इसमें आगे हम देखेंगे बच्चों, इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया। इन द लेटर फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। किस तरह से किया गया, सो बच्चों जैसे इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों थे, वैसे ही चाइना में भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को एक साथ यहाँ पे डेवलप करने के लिए ये इंडस्ट्रियल सेक्टर किया गया। किस तरह से, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया।
private sector firm in general and township and village enterprises, those enterprises which were owned and operated by local cultivars in particular were allowed to produce goods. अब बच्चों यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए किस किस को अलाउड किया गया? सो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर फर्म है, जिनमें जनरली हम किसको किसको इंक्लूड करेंगे? टाउनशिप हो गया, विलेज एंटरप्राइजेस हो गया, या फिर जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस थी वो हो गए बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये ओन और ऑपरेट कौन करता था? जो लोकल कल्टिवेटिव्स थे, कलेक्टिव्स थे, वो इनको ओन और ऑपरेट करते थे। उनको यहाँ पे अलाउड किया गया बच्चों किसके लिए? गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद में अगर हम देखें, एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट नॉन एज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस SOEs वर मेड टू फेस कंपटीशन। अब जो प्राइवेट सेक्टर का फर्म थी, इनके कंपटीटर्स कौन बने? पब्लिक सेक्टर की फर्म। यानी ये भी क्या कर रहे थे? यहाँ पे ये भी प्रोडक्शन कर रहे थे, ये भी प्रोडक्शन कर रहे थे, दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे थे, जिससे बच्चों क्या हो कि गुड्स का प्रोडक्शन हो या गुड्स की जो क्वालिटी वो अच्छी तरह से आए। सो बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय जो गवर्नमेंट थी, उनको हम क्या कहते हैं? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसको हम SOEs के नाम से भी जानते हैं, वो फेस कर रहे थे ये कंपटीशन। आगे हम बात करेंगे बच्चों, जो ड्यूअल प्राइस थी वो इस रिफॉर्म में यूज हुई। ड्यूअल प्राइस यानी एक तो मार्केट प्राइस से क्या होगा? प्रोडक्ट और गुड्स का यहाँ पे प्राइसिंग डिसाइड होगी। उसके अलावा एक प्राइस डिसाइड कौन करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किस तरह से हुआ? फिक्सिंग द प्राइस इन अ टू वे। किस तरह से? Farmer and industrial units were required to buy and sell fixed quantity of input and output on the basis of price fixed by the government, and the rest were purchased and sold at a market price. अब बच्चों जो फार्मर और जो इंडस्ट्रीज थी, अगर उनको कोई भी फिक्स क्वांटिटी में कोई भी इनपुट और आउटपुट परचेज और सेल करना है, सो बच्चों यहाँ पे किस रेट पे करते थे? यहाँ पे जो प्राइस फिक्स कर दिए गवर्नमेंट ने उस रेट पर। और रिमेनिंग बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, रिमेनिंग जो प्रोडक्ट्स थे बाई और सेल करने के लिए, वो परचेज और सेल किस प्राइस पे होते थे? मार्केट प्राइस में, यानी डुअल प्राइस हो गई थी। उसके अलावा हम बात करें, प्रोडक्शन इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अ गुड्स और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन इन द मार्केट ऑल्सो इंक्रीज। उसके अलावा बच्चों इससे क्या हुआ? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही क्या हुए? उनमें ग्रोथ हुई। उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। गुड्स का प्रोपोर्शन, गुड्स और इनपुट ट्रांजेक्शन का जो प्रोपोर्शन था मार्केट में, वो भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, मार्केट में गुड्स और सर्विसेज भी क्या हुई बच्चों? इंक्रीज हुई। इसके अलावा देखो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किया गया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया, दोनों में ग्रोथ देखी गई। उसके अलावा बच्चों फॉरेन ट्रेडर्स को या फॉरेन जो इन्वेस्टर्स था उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेट किए गए। सो बच्चों इस तरह से जो है चाइना का डेवलपमेंट किया गया। चाइना की स्ट्रेटजीज क्या थी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, या हम कहें फॉरेन ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म में, ये हमने देखा बच्चों। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आया होगा कि जब चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उससे लेकर अगर हम बात करें चाइना के डेवलपमेंट में तो किस तरह से हुआ है, ये हमने देखा। अब बच्चों बात कर लेते हैं पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। सो अगर हम बात करें, सो इंडिया की तरह पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है बच्चों, वो भी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी होती है बच्चों? सोशलाइज जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी में। यानी कि सारा कंट्रोल, अगर हम बात करें प्राइस का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, कैसे डिसाइड होता है? मार्केट से डिसाइड होता है। वही बच्चों मार्केट प्राइस में, वही बच्चों जहां मार्केट प्राइस काम नहीं आती वहां गवर्नमेंट आके क्या करती है? अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। वही क्या होगी बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। सो पाकिस्तान अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल विद द कोएक्सिस्टेंस ऑफ द पब्लिक एंड अ प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या करा है? यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट करी है वैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट करी। अगर हम बच्चों पाकिस्तान के डेवलपमेंट में देखें और इंडिया के डेवलपमेंट में देखें, दोनों की स्ट्रेटजीज हमें बच्चों एक सिमिलर ही दिखेगी। चाहे वो अगर हम बताएं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में या फॉरेन ट्रेड में, वहीं बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन में, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म में, या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन में, इसमें बच्चों सेम ही स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है इंडिया और पाकिस्तान ने। किस तरह से की है ये हम देखेंगे। सो पॉलिसी फ्रेमवर्क पे बात करते हैं। इन द लेट 1950s एंड 1960s
Pakistan introduced a variety of regulated policies framework for import substitution based industrialization. जिस तरह से बच्चों इंडिया ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट किया था, वैसे ही पाकिस्तान ने क्या किया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बच्चों इंडिया में तो इसलिए किया गया कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो क्या थी, अभी इस फेस में नहीं थी कि वो जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है उनसे कंपटीशन कर सके या फॉरेन प्रोडक्ट से कंपटीशन कर सके। उसके अलावा बच्चों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया गया कि जो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं हमारी कंट्री में उसको क्यों हम इंपोर्ट करें, इसीलिए बच्चों इसी तरह पाकिस्तान ने भी क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। उसके अलावा अगर हम बात करें द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स। वही बच्चों इंपोर्ट्स का जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए क्या लगाया गया, टैरिफ प्रोटेक्शन लगाया गया, जिसमें बच्चों जो इंपोर्ट गुड्स होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं, ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटीज लगा देती है, जिससे कि वो प्रोडक्ट और ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, जिससे कि उसका इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा। ये करा गया, क्यों करा गया, जिससे कि जो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट्स की वो कंट्री में अच्छे से हो सके, वो ग्रोथ करे, ठीक है, इंडस्ट्री जो हमारी होम इंडस्ट्रीज है वो डेवलप हो, तो इस तरह का जो कंपटीशन है वो कम हो सके, इसलिए किया गया, और डायरेक्ट कंट्रोल हो सके इंपोर्ट पे। Rise in a production of a food grain by introducing the Green Revolution led to mechanize and increase in a public investment in infrastructure in a selected area. वही बच्चों जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, वैसे ही बच्चों पाकिस्तान ने भी इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे बच्चों क्या हुआ, इससे जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो राइज हो गया। जैसे इंडिया में भी क्या हुआ था, राइज हुआ था, वैसे पाकिस्तान में भी राइज हुआ। इसके अलावा बच्चों पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेलेक्टेड एरिया के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, और बच्चों इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई पाकिस्तान की। दिस चेंज इज एग्रेशन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली, और इससे बच्चों क्या हुआ, ड्रामेटिकली क्या हुआ, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान का उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है, और इस तरह से बच्चों पाकिस्तान का डेवलपमेंट हुआ। आगे हम देखेंगे इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टुक प्लेस। वही बच्चों अगर हम देखें 1970 में पाकिस्तान ने क्या करा, जो कैपिटल गुड्स थे इंडस्ट्रीज के, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी उनको क्या करा, उनको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, उसको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। फिर बच्चों 1980s में क्या करा, यहाँ पे पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स पॉलिसी ओरिएंटेशन इन अ लेट 1970s एंड 80s। उसके बाद में पाकिस्तान ने 1970s और 80s में बच्चों क्या क्या पॉलिसी ओरिएंटेशन किया, और उसके बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो गया, जिसमें जो नेशनलाइज कर रखा था कैपिटल गुड्स का इंडस्ट्री, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज था वो प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू कर दिया। When the major thrust area were decentralization and encouragement of a private sector, जिसमें बच्चों जो मेजर एरिया थे, जो बड़े बड़े मेजर एरिया थे उनका डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और बच्चों यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट करना भी शुरू हो गया, जिससे कि डेवलपमेंट क्या हो, अच्छे से हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन एंड, ठीक है, यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें इसी ड्यूरेशन में लेट 1970s और 80s में अगर हम बात करें, इसी ड्यूरेशन में कुछ जो वेस्टर्न नेशंस थे उनसे पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या आने लग गया, फाइनेंशियल सपोर्ट आने लग गया। रेमिटेंस फ्रॉम कंटिन्यूसली इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट। वही बच्चों जो वहाँ के नेशन के, जो पाकिस्तान के जो रेजिडेंट थे वो बच्चों जो दूसरी कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वहां जाना शुरू हो गए, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और फास्ट हुआ, विच हेल्प कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसने क्या करा, इकोनॉमिक जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या करा, उसको अच्छे से यहाँ पे हेल्प करी है उसके ग्रोथ करने में। आगे हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड इनिशिएटिव टू द प्राइवेट सेक्टर। वहीं बच्चों गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने के लिए क्या देना शुरू कर दिया, यहाँ पे इनिशिएटिव देना शुरू कर दिया। ऑल दिस क्रिएट अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर अ न्यू इन्वेस्टमेंट, और बच्चों इन सब ने क्या करा, न्यू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो क्रिएट किया। इन 1988 रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द कंट्री। उसी तरह बच्चों जिस तरह इंडिया में
1991 में जो हमारा जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ था, वैसे ही बच्चों पाकिस्तान में भी 1988 में क्या हुआ, रिफॉर्म स्टार्ट हो गया, जिसमें कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी, एंटरप्राइजेस थी, वो प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू हो गया और इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सके, इस तरह से हुआ। अगर हम बच्चों इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते तो सारी जो स्ट्रेटजीज है हमने इंडिया के डेवलपमेंट में जो पढ़ी है वो सारी अडॉप्ट की है पाकिस्तान ने। एक सिमिलरी क्या हुई है बच्चों, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज देखने को मिली है। उसी तरह हमने देखा है कि चाइना में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ये हमने देखा। सो बच्चों आज के सेशन में हमने जाना कि जो इंडिया और जो नेबर कंट्रीज है, बड़ी बड़ी जो नेबर कंट्रीज है जिसमें चाइना और पाकिस्तान को हमने लिया है, उन दोनों का कंपेयर किया हमने इंडिया से। उसी के साथ हमने देखा बच्चों इनका हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, ये हमने देखा। उसी तरह से बच्चों चाइना का हमने स्पेशल जो है डेवलपमेंट देखा, पाकिस्तान का स्पेशल डेवलपमेंट देखा, इंडिया का डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।